कोड तो चला लें पहले। जी जी जी। यार नमपाई की मेथड नहीं है कोई इसका। साइपाई स्टैट्स में मौजूद है पियर्सन आर्नर कोरिलेशन, ढूंढेंगे। मेरे ख्याल नमपाई में भी है, जैसे कोवेरियंस है तो उसमें भी होना चाहिए। लेट्स सी। अच्छा, ये जो हम कोवेरियंस पढ़ रहे हैं ना, जो फॉर्मूला, ये पियर्सन के नाम से मशहूर है। दो किस्म के कोवेरियंस हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो पियर्सन की कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। पियर्सन ये साइंटिस्ट का नाम है, उसका कोरिलेशन, तो उसका कोरिलेशन जो है वो साइपाई के अंदर मौजूद है, वो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। नम पाई में नहीं मिल रहा, मुझे देखना पड़ेगा नम पाई में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें जिस जगह से इसको हमें मिला उस जगह से हमने उसको हासिल कर लिया। उसके बाद ये डेटा तो हम बना ही चुके हैं, और गालबन इस डेटा में हमने इनिशियली जो है वो डेटा 1 करके सॉल्व किया था, डेटा 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आपको नजर आ जाएगा ये रिजल्ट, और अब इसका पीएलटी शो करें तो ये आ जाएगा। अब इसका कोरिलेशन निकालना है कि ये तो सही है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन ये देखें कि इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है, कितने बेसिकली वैल्यूज की जनरेट होती है। 0 और 1 के दरमियान वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम इसका पियर्सन आर निकाल लेते हैं, पियर्सन आर। ठीक है, और इनके दरमियान कोरिलेशन डेवलप करते हैं। रिजल्ट देख रहे हैं कितना आ रहा है, 0.8969। अच्छा, ये कोवेरियंस से डिफरेंट है, ये बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू एक दे देता है। ठीक है, ये बेसिकली एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू मुझे जहन में नहीं आ रही सेकंड वैल्यू क्या होती है, लेकिन ये पहली वैल्यू को रिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है कि ये वैल्यू बेसिकली एग्जिस्ट करती है। 0.89 का मतलब है ये 1 से करीब है। तो 1 से करीब का मतलब ये हुआ, यानी आपके पास ये 0 है, तो ये 1 है, और ये जो है वो -1 है। तो आपका डेटा इस तरफ है, तो इसका मतलब है ये काफी हाईली कोरिलेटेड है, यानी 0.9 के करीब बन रहा है। तो ये काफी ज्यादा कोरिलेटेड है, दोनों डेटा कोरिलेटेड होना भी चाहिए। क्यों कोरिलेटेड होना चाहिए? क्योंकि इस डेटा का इम्पैक्ट इसमें आपने डाल दिया। अगर मैं ये हटा देता हूँ और फिर चलाता हूँ और उसके बाद इसको रन करता हूँ, अब कोरिलेशन निकालूं, तो इसको जो है वो देख रहे हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्ट 0 तो नहीं आ सकता। ये वैल्यू मुझे पढ़नी पड़ेगी, जरूर जहन से निकल गया ये क्या हो, सेकंड पैरामीटर क्या आंसर में आता है, चेक कर लेंगे अभी। अब आप देख रहे हैं ये जो डेटा दिया हुआ है, इसका कोरिलेशन क्या आ रहा है, 0.0। एग्जैक्ट 0 तो लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही फंडी डेटा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, दोनों डेटा एक दूसरे से बिल्कुल अनकोरिलेटेड है, क्योंकि पहला डेसिमल 0 आ गया इसका। तो अगर हम जैसे पहले करते रहे, यहाँ पर अगर हम माइनस डेटा 1 कर दें, तो अब आपके पास कोरिलेशन आएगा, तो और हो सकता है हाईली कोरिलेटेड भी आ जाए, लेकिन नेगेटिव में आएगा। देख रहे हैं 0.89, लेकिन ये बेसिकली माइनस में आ रहा है, तो उसका मतलब है एक इंक्रीज हो रहा है। ये कोवेरियंस की प्रॉपर्टी भी लिए बैठे, तो ये कोवेरियंस कोरिलेशन। अच्छा, ये जो पियर्सन कोरिलेशन हमने पढ़ा ना, ये पियर्सन आर के नाम से, ये बेसिक CORR डेटा फ्रेम के पास प्रॉपर्टी है CORR करके सॉल्व करने की। तो वो भी मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, अभी इसको बंद करके वही सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपने सिंप्लीफाई कर दिया और आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा से हम चलते हैं अपने, ये क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे डेटा साइंस के हवाले से, तो इसलिए हमने इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया। अच्छा जी, अब आइए, ये हमने सारा बना लिया। अब एक डेटा जनरेशन इन्होंने यहाँ पे किया है, और एक डेटा लिया है, और वो है हाउस प्राइस का, और इसके ऊपर जो है इन्होंने काम किया। क्या कहता है, जनरेशन ऑफ डेटा, ये तो हमने कर लिया, सीट का मकसद बताया यहाँ पे। और इसको छोड़ते हैं अभी हम थोड़ी देर के लिए। हाउस प्राइस का डेटा हमें उठाना पड़ेगा कहीं से। हाउस प्राइस के डेटा उठाने के बाद इसने इसका हिस्टोग्राम देखा, ये सारी चीज़ें, ये मैं सॉल्व कराता हूँ अभी। डेटा सेट तो कोई भी मिल जाए ना, उस पर सॉल्व कर सकते हैं ना। हीट मैप इन्होंने ड्रॉ किया है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल उठाता हूँ। ये एग्जांपल कहता है, ये है, ये नजर आ रहा होगा आपको स्लाइड, ये बिल्कुल जो भी जो हमने सर छोड़ा है उसी तरह से एक काम हम यहाँ करने जा रहे हैं।
और वो इस तरह से है कि आपके पास एक डेटा है, वो हमने सेकंड लर्न की लाइब्रेरी डेटाबेस से लोड पोस्टन का डेटा हमने यहाँ से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, डेटा सेट आप कहीं से भी उठा लें, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं जो ये करूंगा तो मैं इसके बाद टाइटैनिक का भी आपको शो कर दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने इंपोर्ट पांडास किया है, उसके बाद पाइप प्लॉट है, फिर मैटलैब इनलाइन है, ये ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसने कहा कि लोड बोसॉन को जो हमने एक मेथड बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया डेटा का, और फिर उस डेटा में से डेटा अलग कर लिया, ठीक है, और उसके नाम वही रखे जो डेटा के अंदर दिए हुए थे, और एक डेटा फ्रेम जो है यहाँ पे डीएफ है। ये डेटा प्रिपरेशन है। आप जब भी सेकंड लाइन को रीड करते हैं ना, तो डेटा की प्रिपरेशन की जाती है 3-4 लाइन से, तो वो आपको सेकंड लाइन सिखा देता है। जब आपको है कि हाँ, पहले तो आप सेकंड लाइन के डेटाबेस में जाएं और देखें कितने डेटाबेस हैं। सैकड़ों डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं इसके पास, अपने डेटाबेस। उसमें से आप जिस डेटाबेस को रीड करना चाहेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन सेकंड लाइन देता है और बताता है किस तरह रीड करना है, तो वो आपको कोड में मिल जाता है। तो आप सेकंड लाइन के डॉट डेटाबेस करके आप कहीं सर्च कर लें गूगल पे, तो आपको ये बआसानी मिल जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया कि पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा डॉट डेटा, ठीक है, डेटा डॉट डेटा का मतलब है कि जो हमने लोड किया उसमें से भी आप इसका नाम चेंज कर दें, इसका नाम लिख दें आप डीएफ या कुछ भी कर दें आप, तो वो उसमें से जो डेटा है ना वो पिक कर लें। इसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उसमें से डेटा पिक कर लिया गया और पिक करके उसमें जो फीचर के नाम है वही नाम यहाँ पे ले लिए गए। तो डीएफ अब जो तैयार होके मिलेगा आपको, वो बेसिकली डेटा आ जाएगा, लेकिन इसमें टारगेट वैल्यू नहीं होती। फिर आपने कहा कि डेटा के अंदर जो टारगेट वैल्यू है वो भी डीएफ में ऐड कर दो। तो डेटा के अंदर डेटा अलग चीज है, और डेटा का मतलब है ट्रेनिंग डेटा, और टारगेट वैल्यू जो है वो आपने यहाँ से पिक कर ली। और उस तरह से आप इस सारे मेथड से आपने डीएफ यानी अपना डेटा जो है प्रिपेयर कर लिया, जो कि डीएफ कहलाता है। दिस इज नॉट बेसिकली डिफिकल्ट टास्क, पहले भी हम कर चुके हैं एक दो दफा। तो ये आपने बेसिकली डेटा प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया। अब आपके पास डीएफ के अंदर एक डेटा सेट मौजूद है। अब अगर आप इसको प्रॉपरली जैसे हमने पहले किया था करना चाहे करें, नहीं करना चाहे नहीं करें, डायरेक्टली इसको ही इसी डीएफ को इस्तेमाल कर लें, ये भी आप कर सकते हैं। यू कैन यूज बेसिकली डायरेक्टली डीएफ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है पहले इसको टेस्ट और ट्रेन को अलहदा किया। पहले इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप कर दिया, टारगेट वैल्यू को हटा दिया, फिर ट्रेन ले लिया, ठीक है, वाई के अंदर टारगेट वैल्यू ले ली, फिर इसको 200 में डिवाइड किया, और यहाँ तक पहुंच गया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन तक। अब ये आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद है मशीन लर्निंग के 2 सवाल सॉल्व किए थे हमने, तो वो वाले स्टेप्स यहाँ के हैं, मैं फिर समझा देता हूँ। अगर यहाँ तक कोई बात कंफ्यूजन में है तो बताओ फिर, वरना फिर मैं मेरा ख्याल है यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं था तो इसका मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब हम इसको चला लें और देख लें तो फिर हम उसको रन करें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फिर उन्होंने स्प्लिट किया है। स्प्लिट का मेथड पहले चला चुके हैं हम कई दफा, तो स्प्लिट करके 200 में ट्रेन और टेस्ट को अलग अलग कर लिया। तो वो काम यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। ये डेटा की प्रिपरेशन है। These all are basically preparation of the data। जी शाहजेब साहब, तो देखिए ये तो हो गया आपकी कॉल जो कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये आपने डेटा को लोड कर लिया, उसके बाद ये आपने कहा कि इसका हेड शो कर दो। अब इसको चलाते हैं, देखते क्या एरर आता है। लेट्स सी, ठीक है, इसमें कोई बात लाइनों में तो कुछ नहीं पूछना ना। अब देखें ये लाइनें तो हमें भी नहीं पता होती ना, अगर हम सेकंड लाइन की लाइब्रेरी को रीड ना करें, हमें क्या पता डेटा के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, लोड करने पे डेटा के अंदर क्या है। तो आप सेकंड लाइन की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ेंगे ना किसी भी डेटा सेट के बारे में, तो बता देगा कि ये चीज़ है मौजूद। अब आप देख रहे हैं हमने डेटा सेट को रीड करके प्रिपेयर करके, और उसके अंदर जो फीचर्स थे वो हमने प्रिंट करा दिए हेड कर। तो क्राइम है, ZN है, इंडेस है, ठीक है, ये सारे। अब ये डिस्क्रिप्शन तो हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या। अच्छा, इसमें तो गालबन MEDB है, तो हमें अलग से उसको कॉपी करने के नहीं, यहाँ पे हमने किया यार, MEDB भी कॉपी किया। मैं सोच रहा था पहले से कैसे आ गया। तो डेटा के अंदर जो टारगेट है उसको भी हमने कॉपी किया डीएफ में, और उसका नया एट्रीब्यूट नेम बनाया MEDB, मिड मिड वैल्यू या मीडियन वैल्यू कहलाता है ये गालबन। मिड वैल्यू या मीडियन वैल्यू मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया डेटा। अब आपके पास क्योंकि सारा न्यूमेरिक डेटा है, तो आप इसको इसके दरमियान जो है वो कोरिलेशन अगर लिख दें, सिंपल कोरिलेशन इसी के दरमियान लिख दें,
तो आपका कोरिलेशन भी आ जाएगा। यानी मैं इस तरह लिखता हूँ कोरिलेशन वैल, पता नहीं चलना चाहिए उसको, आई डोंट नो, डी एफ डॉट कोरिलेशन, चल गया ना, ये रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। और मैं लिखता हूँ कोरिलेशन वैल, अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके ना समझने वाला रिजल्ट सामने आ जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा चेन, यानी क्या हुआ, इन तमाम का आपस में कोरिलेशन निकाल के इसने आंसर दे दिया, तमाम का आपस, यानी देखें क्राइम के साथ अपने आप से कोरिलेशन, हाईली कोरिलेटेड। अब समझ में आ रहा है ना ये, कि मैं अगर क्राइम के कॉलम से ही कोरिलेशन, अच्छा ये दोनों अलग अलग डेटा सेट है, ये नहीं समझना, ये तो एट्रीब्यूट्स है ना, सारे डेटा सेट है, ये उसका कोरिलेशन का पूरा एक मैट्रिक्स बना के देते, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं डायगोनल पे हमेशा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि अपने आप से कोरिलेशन हाईली कोरिलेटेड, अपने आप से कोरिलेशन हाईली कोरिलेटेड। अब आप यहाँ पे अगर ढूंढें तो आपको काफी मुश्किल होगा, इसलिए ये प्रेजेंटेशन कम डेटा सेट के लिए तो ठीक चल जाता है, लेकिन ज्यादा डेटा सेट के लिए बहुत मुश्किल है। ये देखें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सारे 1 चल रहे हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि ये अपने आप को देख रहा है। लेकिन जहां नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि ये एक इंक्रीज हो रहा था, एक डिक्रीज हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि 1 के अलावा कौन सा ऐसा है जो बहुत ही हाईली कोरिलेटेड है। अब हाईली कोरिलेटेड होगा तो एटलीस्ट उसका रिजल्ट 0.85 तो होना। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि यहाँ पे हम ढूंढे कि 0.85 कहाँ पर है, या तो हम कोई कोड लिखें और सबको ढूंढे कि इसमें 0.85 जहाँ पर है वो निकाल के ले आओ। ये एक नजर आ रहा है 0.74, ये भी कुछ हाई, ये एक नजर आ रहा है 0.7770, ठीक है। इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते चले जाए तो ये आपको, लेकिन 0.85 शायद आपको यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक। अब अगर इसी को, ये आपने कोरिलेशन निकाल लिया, यानी कोरिलेशन निकाल लिया, सीख लिया, और आपने ये भी सीख लिया कि कोरिलेशन हाईली कोरिलेटेड है या, लेकिन अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि इसको, इस रिजल्ट को मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि भाई ये रिजल्ट किस तरह का है, ग्राफ में कैसे शो होगा, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। मतलब जो मैं लिखूँ तो ना समझना कि खाली यही एक तरीका है प्रेजेंट करने का, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें आप इसको ग्राफिकली शो करते हैं, जिसमें से एक पॉपुलर मेथड है सी बॉन्ड का। आप पाई प्लॉट से भी कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारे और दूसरे मेथड है जो मुझे शायद याद भी नहीं है, लेकिन ये कि आप कर सकते हैं, लेकिन सी बॉन्ड एक पॉपुलर मेथड है जिससे हम इसको शो कर रहे होते हैं। तो कहता ये है कि आपके पास जो है ये, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व, मैं को समझा रहा हूँ अभी आपके पास। सी बॉन्ड एक प्लॉटिंग टेक्निक है, और वो टेक्निक जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं। पहले आपने सी बॉन्ड को इंपोर्ट किया और इसके एलियासेस बना दिया एसएनएस के फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद आपने कहा एक पीएलटी डॉट फिगर का साइज ले लिया, ये फिगर का साइज है क्योंकि एक बड़ी सी फिगर बनने जा रही है, स्टैंडर्ड फिगर छोटी होती है। और उसके बाद फिर आपने कहा को रिलेशन कैलकुलेट कर लो, वो को रिलेशन मैंने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे मैं को रिलेशन इस तरह कैलकुलेट नहीं करूंगा, कहेंगे जो हमारा अपना मेथड उससे कर लेंगे डीएफ के साथ, क्योंकि हमने डीएफ के अंदर बेसिकली इसको रीड किया हुआ है। कहाँ गया डेटा जो प्रिपेयर किया था, यही था ना, हाँ, डीएफ के अंदर इसको रीड किया हुआ है। तो हमने इसको कहा डीएफ डॉट को रिलेशन निकालो, को रिलेशन, अगर मैं को रिलेशन को प्रिंट करा दूं तो वो यही प्रिंट हो जाएगा जो नजर आ रहा है सामने। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसका इसका बेसिकली रिजल्ट निकालूं ग्राफिकली। तो इसने कहा कि एसएनएस हीट मैप के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं ग्राफ बनाने के, ठीक है। उसमें से एक कोरिलेशन का ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिकली ग्राफिकल व्यू के अंदर प्रेजेंटेशन है। तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो ये है कि आपने कहा हीट मैप, ठीक है, कोरिलेशन डॉट, और बाकी सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टी ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपके कलर की है, ठीक है। सी सीपीएम, ये हमें देखना पड़ेगा कि किस कलर को और भी अंदाज में देख सकते हैं। अभी उसको पहले एक दफा ड्रॉ कर लें, फिर डिफरेंट अंदाज में कलर को शो करते हैं। अब अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो देखिए ये बेसिकली कोरिलेशन रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास आ गया, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा थे तो लिहाजा एक बड़ा चार्ट जो है हमारे सामने नजर आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक लम्हे में पता चल जाएगा कि हाईएस्ट वैल्यू देखें, जो डार्क वैल्यू है वो हाईएस्ट है, हाईली कोरिलेटेड है, और जैसे जैसे आप लाइट की तरफ जा रही है बेसिकली लेस कोरिलेटेड है। यानी जहाँ पे डार्क ब्लू नजर आए वहां पे आप एक लम्हे के लिए, और जहाँ नेवी ब्लू नजर आए या ब्लैक की तरफ नजर आए तो वो हाईली कोरिलेटेड है। तो देखें डायगोनल की सारी वैल्यू हाईली कोरिलेटेड है।
डायगोनल की सारी वैल्यू हाईली कोरिलेटेड नजर आ रही है क्योंकि ये वन कोरिलेशन। और जो जितना डार्क होगा उतना हाई, इसका मतलब है हमारे पास नेवी ब्लू बहुत कम है, ये भी ब्लू है लेकिन डार्क ब्लू है 0.72, ये मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट कोरिलेटेड वैल्यू है। यानी डेटा बहुत अच्छे तरीके से अनकोरिलेटेड, अच्छे तरीके से इसलिए कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं है इनका। अगर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेहतर तरीके से जो है ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जितना अनकोरिलेटेड होगा इनको रखना आसान, लेकिन अगर कोरिलेटेड होते ही ये, जैसे मैं कहूँ हाँ ठीक है 0.72 को मैं कोरिलेटेड कह रहा हूँ, तो फिर आप कहेंगे ये कौन से दो डेटा के दरमियान है, ये बेसिकली इंडस, आप देखें इंडस और दूसरा डेटा है टेक्स, इनके दरमियान मौजूद है। तो आप कहेंगे भाई इनमें से किसी एक को जो है ना डिलीट कर दो, किसी एक वैल्यू को हटा दो, तो ताकि यानी आप इंडेक्स को हटा दें या फिर टेक्स को हटा दें, क्योंकि दोनों बेसिकली एक जैसा ही वैल्यू है। यानी अगर देखा जाए होगा ये कि इंडेक्स का जिक क्राइम के साथ जो कोरिलेशन है 0.41 है, इंडेक्स का क्राइम के साथ 0.41 है। तो अगर हम देख रहे हैं 72% टैक्स का, तो टैक्स का क्राइम के साथ देखें कितना आ रहा है, टैक्स का क्राइम के साथ जो कोरिलेशन आ रहा है कितना आएगा, तो अगर इंडेक्स का 0.41 आ रहा है तो टैक्स का देखिए 0.58 आ रहा है। डिफरेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हो, क्योंकि दोनों आपस में काफी, अगर ये कोरिलेशन 95 के करीब होता तो फिर तो ये बहुत ही ज्यादा करीब एक जैसे रिजल्ट। तो वो कहता है कि एक एट्रीब्यूट को यहाँ से डिलीट कर दो इन दोनों में से, तो वो एट्रीब्यूट जो है वो डिलीट कर दी जाती है। और एक वैल्यू ये भी आ रही है, ये माइनस में है, ठीक है, लेकिन माइनस में है और -77 है। अच्छा, माइनस का कोरिलेशन का मतलब ये कि है तो बहुत हाईली कोरिलेटेड, ये भी बहुत माइनस, ये देखिए जीरो यहाँ पर है, जीरो से नीचे लाइटर वैल्यू है, जीरो से ऊपर हाइडर वैल्यू है, नहीं तो चाहे नेगेटिव वैल्यू चाहे पॉजिटिव, अगर हाई वैल्यू है तो हाईली कोरिलेटेड है। अब हाईली कोरिलेटेड वैल्यू है तो इनको हमें डिलीट करना है। अब हमें सोचना है कि इसमें से हम हाईली कोरिलेटेड किसको कह रहे हैं, 0.85 हमारा थ्रेशोल्ड है, 0.65 थ्रेशोल्ड है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ कि हम किस तरह से, मतलब ये तो डिपेंड करेगा आपके अपने डेटा सेट के ऊपर कि अभी इस तक क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0.77 है, तो फिर आप क्या इसको कोरिलेटेड कहेंगे या फिर आप नहीं कहेंगे, क्योंकि डेटा सेट अगर बहुत ही हाईली कोरिलेटेड होता है ओवरऑल तो फिर आप कहते हैं 0.95 वाले डेटा को डिलीट करो। ठीक है, डिलीट करने से मुराद क्या है, ये कॉलम हमें नेसेसरली जरूरत नहीं है, इसकी इस कॉलम की जरूरत एक नहीं पड़ रही। सर तो हाईली कोरिलेटेड को डिलीट क्यों कर रहे हैं, इस पे मतलब क्या फर्क है? इसलिए डिलीट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एक डेटा सेट जब दिया जाता है कि जैसे ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है, ये एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली, कोई भी एट्रीब्यूट, ठीक है, ये A3 है। ये जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब इसी जैसा डेटा एक और जगह यहाँ पे भी रखा हुआ है या यहाँ पे भी रखा हुआ है, इसी जैसा डेटा पता कैसे चलेगा, इसी जैसा डेटा है कि ये डेटा इसके साथ हाईली कोरिलेटेड है। मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा, कि जी। ये डेटा इसके साथ हाईली कोरिलेटेड है या ये डेटा इसके साथ हाईली कोरिलेटेड है। जब ये डेटा इसके साथ हाईली कोरिलेटेड है इसका मतलब ये इस जैसा ही है। अच्छा, कोरिलेशन की वैल्यू अगर 1 आ गई तो फिर तुम क्या कहोगे, अभी ये दोनों तो है ही एक भाई, कोरिलेशन की हाँ वैल्यू एक आती ही है 1 कब बिल्कुल है, आती है। हाँ। जी। अब अगर कोरिलेशन आपस की में वैल्यू जब 1 आ गई तो कोरिलेशन। आप कहोगे भाई क्या हो गई, ये दोनों तो है ही एक ही, तो क्या दोनों को रखोगे, पहला सवाल तो ये। जी, नहीं दोनों को तो नहीं रखेंगे, सेम है किसी ना एक को क्योंकि। रखोगे ना। बिल्कुल। तो क्योंकि ये दोनों डेटा डिफरेंट है, A1 और A3 डिफरेंट है या A2 A3 डिफरेंट है, तो इसलिए ये कभी भी वन रिजल्ट तो नहीं देंगे ना, A1 A2 A3 कभी भी वन रिजल्ट तो नहीं देंगे। नियरेस्ट लेकिन टू एक वन दे बहुत सकते हाई हैं। वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 0.95 दे दिया या 993 दे दिया, 0.93 दे दिया मिसाल के तौर पर। अब 0.93 का मतलब क्या, ये 1 के नियरेस्ट है या नहीं है। जी जी। तो ये दोनों भी आपस में हाईली कोरिलेटेड होंगे, ठीक है। गो के 1 नहीं आ रहा लेकिन 1 के नियरेस्ट आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इनमें से किसी एक को डिलीट कर दो, एक को रख लो, किसी एक को डिलीट कर दो या एक को रख लो। रख मेरी लो। बात समझ में आ रही। अब वो सही। थ्रेशोल्ड क्या होगा ये तो डिपेंड करता है डेटा सेट के ऊपर। वो थ्रेशोल्ड क्या होगा कि किस किस वैल्यू तक को आपने रखना, किस वैल्यू तक के ना
यानी इससे ऊपर अगर हमारा कोरिलेशन आ रहा है तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं अगर एज्यूम कर लूं कि 85.85 या उससे अबव वैल्यू आ रही है, तो मैं उस एट्रीब्यूट को डिलीट कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। ये मैंने अपनी मर्जी से सोचा है, हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, मेरी मर्जी चलेगी, तो मैंने कहा ये हो जाए। तो 0.85 एक हाईली कोरिलेटेड के जमरे में आता है। अभी मैंने स्लाइड जो दिखाई थी उसमें लिखा हुआ था, जो स्लाइड थोड़ी देर पहले मैंने कोरिलेशन की दिखाई ना, जो 6 फिगर 7 फिगर बनी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था 0.8 और उसके बाद से सारे बहुत हाईली कोरिलेटेड होते हैं कोरिलेशन की दुनिया के अंदर। तो इसलिए मैंने एज्यूम किया कि 0.85 के बाद से सारे डिलीट कर दो। तो इस अभी करंटली तो कोई भी डिलीट नहीं होगा, हमारे डेटा सेट में से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि हमारा हाईएस्ट -77 आया है। तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने 0.85 बोला है तो वो माइनस में भी 0.85 का मतलब 0.85 ही है, कि अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, थ्रेशोल्ड हम लोग ने खुद एज्यूम करना है या जो मतलब वर्किंग दे रही है एनालाइज के लिए वो बताएंगे? जो वो नहीं बताएंगे, आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। हम खुद जो एज्यूम डेटा करेंगे कि साइंस पे काम कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है, कि मैं थ्रेशोल्ड क्या रखूंगा। और अगर मैं थ्रेशोल्ड को कम कर देता हूँ और मैं थ्रेशोल्ड को 0.7 कर देता हूँ, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मैं कहता हूँ कि थ्रेशोल्ड 0.7 है, तो फिर इसमें काफी डेटा डिलीट हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। कौन से? यानी कि मिसाल के तौर पे इंडेक्स, और मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैंने अगर 0.7 कह दिया है तो फिर इंडेक्स और ये वाला डेटा डिस, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है 0.7 में, तो इन दोनों में से कोई एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा डिस के दरमियान। फिर ये वाले 0.71 है, किसके दरमियान है? डिस और इंडेक्स, देख रहे हैं? तो जब आप एक जी ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमें एक ही साइड देखना काफी है, सॉरी मैं बार बार गलती से देख रहा था, ये भी सिमेट्रिक होता है, तो इसके ऊपर देख लेना काफी है या नीचे देख लेना काफी है। तो 0.77 वाला डेटा क्या है? NOx और DIS, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को डिलीट करना है हमें। उसके बाद अच्छा, आगे बढ़े, 0.75 ये कौन सा डेटा है? ये है एज और डिस, तो इसमें से हमें किसी को डिलीट करना है। डिस और एज में भी। और हम सही है। 0.7 वाले थ्रेश होल्ड लिया हुआ है, तो 0.7 ये रहा, ये भी है। ये क्या है? RM और मिड वैल्यू, इनको भी डिलीट करना है। तो इस तरह से हम बहुत सारा सही। डेटा इसमें से डिलीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप 0.75 रख रहे हैं तो इसके क्या रीजन है, आपने क्या सोच के 0.75 रखा है। अच्छा मास साहब, आप प्रेजेंट हैं, मैं आपकी एब्सेंट लगा दिए, बुरहान भी प्रेजेंट है, आपकी एब्सेंट लगा दिए, तो मैं आप लोगों की प्रेजेंट लगा दूं, एक मिनट में। सर फैसल भी प्रेजेंट थे, हाँ बीच में आए थे फैसल। हाँ, तो फिर क्यों से प्रेजेंट? अभी 16 आ रहे हैं तो इतने ज्यादा हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब्दुल असल में बासित बीच आए? में कुछ लोग सर मैं भी प्रेजेंट बीच हूँ। में कुछ बासित लोग के छोड़ मेरे को गए थे। बासित है? नहीं है ना? बासित नहीं है अभी। अभी गया कौन है? 14 थे ना, बासित नहीं है। अच्छी, मास साहब मौजूद है, माज ठीक है मौजूद है, बुरहान मौजूद है, और वो फैसल भी बीच में आए हुए थे। ठीक है। बुरहान की तो हमने प्रेजेंट ही लगाई है, मैंने देखा था इनको। फैसल की शायद एब्सेंट लगाई है, फैसल की भी जमशेद प्रेजेंट भाई लगाई। भी है। अब्दुल बासित की वाहिद है जो कि हमने एब्सेंट लगाई। अब अब्दुल बासित को देख लो, आए हैं बीच में, नहीं आए ये मुझे सर याद तो नहीं। उनकी भी लगाई ने, वो तो आते तो है वैसे, कभी कभार एब्सेंट हो जाते हैं बेचारे। मेरी क्लास में नहीं आया ये। चलो लगा दे, अभी अभी क्या करूँ, लगा दूं? लगा रहे हैं सर। मतलब पढ़ के लगा दें। चलो भाई आगे बढ़े, ये तो हो गया हमारे पास अटेंडेंस। अच्छा जी, ये बात सर आपको समझ आई राइट मैं में क्या भी बोल रहा हूँ? प्रेजेंट हूँ सर। ये रिलेशनशिप समझ में आ गया? अब मैं चाहता हूँ कि हाँ। कोई ऐसा एक मेथड बनाओ। हाँ सर, सर मेरी प्रेजेंट भी लगा। लग गया आपकी जात पे, आपकी लग गई। हाँ जायद आपकी लगा दूंगा। अब आपको कोरिलेशन का मकसद समझ में आ गया, कोरिलेशन का ग्राफ बनाना समझ में आ गया कि कोरिलेशन का ये डेटा प्रेजेंटेशन वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, कोरिलेशन का कैलकुलेशन समझ में आ गई हमें, इवन की फॉर्मूला भी हमें समझ में आ गया, कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ डेटा सेट। और उसके बाद अगर हम पूरा चेन वाइज कोरिलेशन लें तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। बेसिकली अगर हम एनोटेशन और एनोटेशन को ऑफ भी कर दें, मेरा ख्याल है तो शायद इतना फर्क ना पड़े हमारे रिजल्ट के अंदर। ये बेसिकली हमारा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा एनोटेशन का मतलब ये जहन में नहीं आ रहा था, वो देखना चाह रहा था कि वैल्यू प्रिंट कर देता है वो अंदर।
ठीक है, एनोटेशन अगर हम ऑन कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है इसमें, और एनोटेशन हटा देंगे तो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ कलर से शो करेगा। और ये तो कलर है, कलर के लिखने के और भी तरीके हैं, ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस तरह लिखा है, चेक करना पड़ेगा फॉर्मेट इसमें। ये तो समझ में आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू थ्रेशोल्ड मिले तो वो वैल्यू डिलीट कर रहे हैं हम, तो वो भी हम यहाँ पे एक मेथड लिख देते हैं